आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जिसके अंतर्गत आपको दो क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको मिलेंगे और पिछली बार भी यहाँ से आपको दो प्रश्न पूछे गए थे और वो दोनों प्रश्न बेहद आसान आते हैं और इन प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हो वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ। अगर आप इतने ही क्वेश्चनों को सल्यूशन कर लेते हो या पढ़ लेते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है समरूप त्रिभुज क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है और समरूप त्रिभुज कैसे होता है, बस अगर आप इतना पढ़ लिए या फिर उधर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लेंगे तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपको आज दिया गया है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछली बार पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू 6√3 और AC इक्वल टू 12 हो और BC इक्वल टू 6 हो तो त्रिभुज में कोण B क्या होगा। तो ये देखिए त्रिभुज में आपको दिया गया है AB दिया गया है, AC दिया गया है और आपको BC दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ABC त्रिभुज का ये निर्माण हुआ है। इस प्रकार से जो आप ये त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पर AC सबसे बड़ी भुजा है, दो भुजाएं छोटी हैं। तो अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये समकोण त्रिभुज होगा और उस स्थिति में ये B जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। तो उसी को हम लेकर के यहाँ पर प्रूव करेंगे कि अगर हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए AC आपका दिया गया बच्चों 12 का स्क्वायर और BC है 6 का स्क्वायर और ये है 6√3 का होल स्क्वायर। 12 बरे बच्चों होता है 144, 6 होता है 36 और ये 6 36 और 36 तिहाई 108 होता है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा 144। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो यानी इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये देखिए आपका NCERT का क्वेश्चन था और ये पिछली बार आपका पूछा भी गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके लिए बेहद आसान है और इस पर भी ये भी NCERT का, तो अगली बार इसी की बारी हो सकती है। दी गई आकृति में DE पैरेलल टू BC तब AD का मान क्या होगा। तो ये थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी होगी और थेल्स प्रमेय में दी गई आकृति, अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज में ठीक है एक तीसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती तो इस प्रकार से आपके पास दो त्रिभुज यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसे आप ये पूरा बड़ा वाला एक छोटा, तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात होता है वो सेम होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो अगर ये देखिए ये दोनों त्रिभुज ये वाला ADE और ABC दोनों ही समरूप त्रिभुज अपने आप में प्रूफ होते हैं और यहाँ पर थेल्स प्रमेय जब लगाओगे तो हो जाएगा AD अपान BD, AD अपान देखिए आपका BD और AE अपान EC। जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे और AD की वैल्यू पूछ रहा है तो आप AD इक्वल टू यानी जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5.4 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8। तो अगर आप AD यहाँ से निकालोगे तो ये 54 नीचे आ जाएगा 5.4। डेसिमल आप हटा दोगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 3 बार जाएगा। 3 से आप इसे कट कर दोगे 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो 2.4 यहाँ से आपकी भुजा निकल आएगी। देखिए 2.4 आप बहुत आसानी से यहाँ पर बच्चों कर पाओगे। अगर मेरे पास अगला प्रश्न ये भी आपका NCERT का ही है कि दी गई आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल MLN का मान क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखें एक तो पहला जो आपको त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो अगर A की बात करें A प्लस B प्लस C बराबर ये बच्चों 180 होगा। तो चूंकि B और C यहाँ पर आपको दिए गए हैं 50 प्लस 70 बराबर 180, तो ये हो जाएगा 180, ये माइनस 120 तो हो जाएगा 60। यानी A एंगल अगर आप देखोगे बच्चों तो अपने आप से यहाँ पर 60 निकाल लोगे। अब ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम हैं, अगर ये समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके लिए
आपको यहाँ पर जैसे हमें जो चीज़ निकालनी है उसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे? अगर आप यहाँ से ए बी ले लीजिए, अब आपको ये देखना रहता है कि कौन सी भुजा लगभग किसके समानुपात में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए बी और इस वाले में जो ए बी है यहाँ, वो देखिए 11 से कट रहा है, यानी यहाँ से एन एल आप कर दीजिए, यानी इधर का आप एन एल ले लीजिए। इधर अगर आप देखोगे तो बी सी आप अगर आप लेते हो, क्या ले लो? बी सी, तो बी सी अपान हो जाएगा एन एम, ठीक है, इक्वल टू ऐसे ही अगर आप यहाँ ए सी ले लेते हो तो ये एल एम हो जाएगा। और आप इनका अनुपात निकाल के देखिए बच्चों, बिल्कुल ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम हो गए। यानी अगर दोनों त्रिभुजों को आप थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज जो ए बी सी है ये सर्वांग सम निकलेगा एल एन एम के। बस ये याद रखिएगा कि कैसे लिखा जा रहा है। यानी यहाँ पर एक एंगल एल से है, बी का एन से है और सी का एम से है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर एंगल ए जो निकला है वो हमारा 60 था। तो ठीक इसी प्रकार से जो एल एंगल ये वाला यहाँ से निकल के आएगा तो ये एंगल हमारा 60 के बराबर हो जाएगा उससे समरूप त्रिभुज से। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया भी गया होगा 60, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला भी उदाहरण आपको ये देखिए एनसीईआरटी से ही है। 100% ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने के पूरे यहाँ पर चांस रहेंगे। चलिए, चित्र में ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर पी क्यू खींचा गया है और यहाँ ये भी दिया गया है ये जो पी क्यू है इसका रेशियो बी सी के बराबर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि ये समानांतर रेखा होगी तो ये दोनों त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी दोनों ही समरूप त्रिभुज ये निकल आते हैं बहुत आसानी से। 100% इसे आप करिएगा भी, अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी यहाँ पर जब आप दोनों इन त्रिभुजों को देख लिए हो तो ये ए पी और क्यू ये आपके समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ए बी सी। तो इनकी भुजाओं का समान अनुपात होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखिए निकालना चाहूँ तो ये ए पी अपान बच्चों ए बी इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा, इसका पी क्यू लेंगे तो नीचे वाले का हमें बी सी लेना पड़ेगा, इक्वल टू अगर मैं ए पी अपान ए बी कर दूं तो ये देखिए अगर आपको पी क्यू अपान बी सी की वैल्यू दी गई थी तो 1/3 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी ए पी और बी सी की। अब मैं इस वाले रिलेशन को बच्चों यहाँ से ले लेता हूँ तो होगा क्या? देखिए 3 ए पी, ठीक है, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर कर दिया है तो ये हो जाएगा 3AP बराबर आपका यहाँ से BP। और BP क्या है यहाँ पर देखो बच्चों, BP। तो BP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो BP को लिखने के लिए आपके सामने जो BP है इसको हम लिख देंगे AP प्लस BP, ठीक है। तो यहाँ सॉरी AB था, ये हम भूल रहा हूँ, ये आपका गलत मैं लिख रहा हूँ बार बार। AB तभी नहीं हो रहा है, ये A है AB। अब AB को आप क्या लिख सकते हो? इसे बच्चों लिख सकते हो AP प्लस BP। अब AP इधर आ जाएगा तो 3AP में से एक AP निकाल दोगे, हो जाएगा ये BP, तो हो जाएगा 2AP इक्वल टू BP। अब आपसे रेशियो पूछ रहा था AP अनुपात BP, तो ये AP यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों, AP अपान PB ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 तो हो जाएगा 1:2। बहुत आसानी से आप लोग निकालिएगा, 100% समझ में आएंगे। 1:2 ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हालांकि इसका सल्यूशन भी मैं आपको आगे डाल दूंगा, आप उसे रोक करके देख सकते हो, तो उसका आप सल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो अपना वीडियो रोक करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में B एंगल E के बराबर है, F C के बराबर है तथा AB इक्वल टू 3AD, तब दोनों त्रिभुज। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी त्रिभुज के दो ये
कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम तो होता ही है। तो सर्वांग सम होगा, सॉरी समरूप तो होगा ही, लेकिन कभी भी समरूप जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम होंगे, ये बिल्कुल कसौटी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशन दी गई है इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो त्रिभुज तो आपके जो है समरूप तो होंगे, लेकिन ये सर्वांग सम कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बी वाला है कि समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भुजाओं में जो रेशियो दिया गया ऐसा उसमें समरूप में नहीं होता। समरूप में क्या होता है कि हर चीज जो है सर्वांग सम में प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा उसकी बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी अपान डी, बी सी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ 4/9 है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये देखिए इसके लिए पूरी पूरी एक आपको प्रमेय बताई गई थी, और उस प्रमेय को आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की प्रमेय। इसके लिए होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो अगर आप इसका भुजाओं का समानुपात दिया गया 4:9, तो इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो 4/9 के होल स्क्वायर, इनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो 4 चक्कू 16 और 9 नमा 81। इसका मतलब आपको कुछ नहीं देखा, 16:81 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार से नवा प्रश्न भी है, और नवे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी बी डी ई दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर हैं। भुजा डी बी सी का मध्य बिंदु हो तो ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा चूंकि वहां पर प्रमेय भी आप लोगों ने देखी होगी, तो जब आप उनको पूरी उसको आधा आधा बांट देते हो, आपके पास देखिए ए बी सी, जब आप यहाँ पर देखोगे इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जब आप मध्य बिंदु करते हो तो इससे 1/4 बनता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव 4:1 रेशियो के बराबर आता है। नहीं तो आप यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हमने आपको यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न बचा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला है चित्र में ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 6, बी डी बराबर 2 और सी डी बराबर 4। तो कोण ए और कोण मतलब बी ए डी और सी ए डी का अनुपात क्या होगा। ये भी आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको फिर मैं कहूँगा इसे आप बिल्कुल देख लीजिएगा, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो दिए गए हैं। तो आपके सामने चित्र दिया गया, चित्र के अनुसार अगर आप देखोगे यहाँ पर तो त्रिभुज दोनों को क्या करेंगे हम बी ए डी और सी ए डी में ले लेंगे। दोनों ही त्रिभुज अब आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा इनका अनुपात इक्वल मिलेगा। तो ए बी अपान ए सी, बी डी अपान डी सी। तो चूंकि यहाँ पर ए डी उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए आपके समरूप हो गए, और जब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे दोनों उनके एंगल भी क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। और जैसे इक्वल होंगे तो इसका मतलब उनका जो अनुपात होगा वो सेम होगा, यानी वो बराबर होगा 1:1। कुल मिला के आज के ये हमारे 10 प्रश्न थे। 100% ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, इसे आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।